मैं चाचा को बता ही रहा था और लैंडलाइन पे फोन आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है और ये शूटिंग इन नेक्स्ट 4 days। 1.5 साल तक 7 days a week without holidays we used to rehearse from 7 in the morning till about 12 or 1 o'clock at night। बैंड तो शॉप में था ही, मैं तो बिल्कुल फूट फूट कर रोया था। तो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? देखिए स्पिरिचुअल के कोई डीप मीनिंग तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है एज एन इंसान कि हम वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स ऑन अ ह्यूमन जर्नी। वाओ, ये स्क्रीन प्ले राइटर, ये ऑथर, स्क्रीन प्ले राइटर, मुझे लगता है अब जल्दी ही आपसे कोई फिल्म आएगी, डायरेक्टर भी हमें मिलेंगे। जी मिलेंगे पक्का। सी एसडब्ल्यू में गए और हमें सारे अवार्ड मिले, जिस कैटेगरी में हम नॉमिनेटेड थे उसमें सारे अवार्ड मिले। मेरा पहला सिंगल रिलीज हुआ है चुप्पी, एक दूसरा गाना किया मेरी छोटी परी, which is yes, it's a lullaby about वेलकम टू द स्पॉटलेस पॉडकास्ट। मैं हूं देवांगी शाह, आपकी होस्ट, और आज हम स्पॉटलेस पॉडकास्ट पर बात करेंगे शोहरत से आगे की, खामोशी से बने फैसलों की, क्रिएटिव रिस्क की और उस सफ़र की जो सिर्फ स्टारडम नहीं, लेगेसी बनाता है। आज हमारे साथ है एक ऐसे ही कलाकार जिन्होंने म्यूज़िक, एक्टिंग, राइटिंग, प्रोडक्शन, डायरेक्शन सभी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। कहते हैं कि म्यूज़िक उनकी सोल है तो राइटिंग उनका धर्म, एक्टिंग उनका पैशन है तो डायरेक्शन उनका कर्म। अमेजिंग सिंगर, वर्सेटाइल एक्टर, सोलफुल पर्सन, मिस्टर करण ओबरॉय जी, वेलकम टू द स्पॉटलेस पॉडकास्ट। करण जी, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Pleasure is all mine, देवांगी। I look forward to this conversation. Yes, हम आज ना ये जानना चाहते हैं आपके बचपन से लेकर ये अभी तक की जो भी जर्नी रही है जी, जो भी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जो भी आप कहना चाहते हो, हम सब सुनना चाहते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगी कि आपका बचपन, मैंने जितना जाना है, चंडीगढ़ से है। नहीं एक्चुअली चंडीगढ़ में मेरे पेरेंट्स अभी रहते हैं और एक्चुअली ओरिजिनली हम चंडीगढ़ को बिलोंग करते हैं, बट पापा आर्मी में थे। सो मैंने अपना बचपन एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा गुजारा है। नॉर्थ ईस्ट के जो सारे 7 सिस्टर्स हैं, तो बागडोगरा, बागराकोट, डिगबोई, दिनजान, तवांग, शिलोंग, उन एरियाज़ में। तो एक तरह से आई ऑलमोस्ट फील लाइक अ जंगल बॉय, कि जब मैं कहीं भी नेचर के आसपास होता हूँ तो मुझे लगता है मेरा घर है। और भी हाल फिलहाल में हम अभी नामसाई गए थे अरुणाचल में। हाँ। और बैंड बॉयज़ का कॉन्सर्ट था वहाँ पर, एक टिकटेड कॉन्सर्ट। वाओ, मुझे टिकट दीजिएगा आगे, कोई भी आए तो प्लीज मत भूलिएगा। 100%। तो मुझे ऐसे लगा वो घर वाली फीलिंग जो होती है ना, वो मुझे शहरों में नहीं मिलती है, मुझे छोटे मतलब नेचर से जो क्लोज जो स्टेशन होते हैं वहाँ की है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, पेरेंट्स आर स्टिल इन चंडीगढ़ बिकॉज वी ओरिजिनली बिलोंग टू चंडीगढ़। लेकिन मेरी परवरिश जो है वो बहुत सारे हिंदुस्तान के कोनों में हुई है, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, साउथ, डिफरेंट प्लेसेस, आर्मी स्कूल्स में, जहाँ रहे, हाँ जहाँ रहे वहाँ पर पढ़ाई हुई। मैंने सुना बहुत स्ट्रिक्ट। नहीं ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट वगैरह चक्कर नहीं, जस्ट कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक फौजी ब्रैट के लाइफ में। वो एक डिसिप्लिन होता है, एक सेंस ऑफ टाइमिंग, सेंस ऑफ डिसिप्लिन, एक सर्टन इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी। ये आई थिंक ये कोई वो बड़ी बात नहीं है क्योंकि अरे यार ऐसा होता है, नहीं, ये होना चाहिए, किसी भी अच्छी परवरिश में वो होना चाहिए, और फौजियों में ज़्यादा होता है। तो आई थिंक वो एक आपको एक धरोहर मिलती है अपने पेरेंट्स से। आपने कहा कि आपके पिताजी इंडियन फोर्स में थे, आर्मी में थे जी, तो कभी आपने नहीं सोचा कि आपको एक्चुअली मैं जब बचपन में था तो मैं अपने फादर को देखता था, उनके 3 भाई थे वो जो फौज में थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ग्रैंडफादर वॉज यूनिफॉर्म मैन, ग्रेट ग्रैंडफादर वॉज ऑल्सो यूनिफॉर्म मैन। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मुझे भी फौज में जाना चाहिए, और फौज को लेकर मैं एक बहुत अच्छा खासा लगाव है मेरा। जब भी मैं एक यूनिफॉर्म आदमी को देखता हूँ तो आई हैव दिस सेंस ऑफ प्राइड कि मेरे देश का फौजी है। बट एक म्यूज़िकल जो है, पापा जो हैं वो फौज में थे, लेकिन वो म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा गुणी थे। वो कुछ 15-20 इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, और डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंट जैसे वायलिन हो गया, गाते थे, मॉम गाती थी। तो आपकी मदर भी गाती थी जी, प्रोफेशनली नहीं, बट घर में म्यूज़िक का एक बहुत अच्छा सारा वातावरण था। इट इज़ अ वेरी ग्रेट सराउंडिंग इन विच वी ग्रू अप। सो वो एक नेचुरल इंक्लिनेशन म्यूज़िक की तरफ गई। तो मैंने जब पापा को बोला कि मुझे फ़ौजी बनना है, तो बोले यार तू म्यूज़िक मतलब आई सेड कि मुझे फौजी बनना है, पर मुझे गाना भी गाना है। तो ही गेव मी द चॉइस कि जो तुझे करना है वो कर, यू डोंट हैव टू नेसेसरली फॉलो द लेगेसी ऑफ द फैमिली। तो वो एक अच्छी चीज़ थी कि मुझे चॉइस मिली। हाँ, ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि पापा ही हमें इस फील्ड में आने के लिए रोकते। मेरे पापा भी थोड़े से डरे हुए रहते थे, अब जाके वो थोड़े सेटल हुए। अदरवाइज से बोलेंगे कि तुम जॉब कर लो, एक परमानेंट इनकम हो जाएगी, तुम सेटल हो जाओगे।
ये आपके पापा ने आपको चॉइस दिया तो Correct. मतलब आप कैसे चंडीगढ़ से फिर आप मुंबई आए जी। तो वो उसके बाद आप सिंगिंग के लिए आए थे जी जी। तो एक्टिंग कैसे आपने वो पूरी जर्नी बताइए हमें। बेसिकली मैं अपने डैड के पास गया तो उनको मैंने बोला कि अगर फौज नहीं ज्वाइन करूँगा तो सिंगर बनना है। तो डैड ने एक बड़ी प्यारी सी बात करी जो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अक्सर अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों से ये बात कहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देख, लाइफ की चॉइसेस तेरी होनी चाहिए एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। उसमें अगर स्ट्रगल आएगी, घर नहीं होगा, उस टाइम प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशनली माना नहीं जाता था कि सिंगिंग कोई प्रोफेशन हो सकता है। और अगर खाने को पैसे नहीं होंगे, स्ट्रगल होगी और बहुत हार्डशिप्स होगी, तो उसके बाद मुझे ब्लेम मत करना अपनी चॉइसेस के लिए। तो अगर तू उसमें खुश रहेगा कि मतलब जर्नी में अगर तू खुश रहेगा तो अंजाम तो मिल ही जाएगा। तो ये चॉइस तेरी होनी चाहिए। तो आई थिंक आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतनी बड़ी और एक पापा का जो होता है ना कि एक फौलाद जैसा एक आपके पीछे खड़ा हो कि बोल के कि मैं हूँ, हाँ। तू फ्लाई कर। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को कहना चाहिए कि फ्लाई, वी आर देयर फॉर यू। तो उससे क्या होगा, आप अपनी ज़िंदगी उस तरह से जी लोगे जिस तरह से आप जीना चाहते हो। और ये फिर वो जो ट्रॉमा होता है ना, सप्रेस ट्रॉमा, वो क्रिएट नहीं होगा। बहरहाल ये एक फ़िलॉसफी की बात है। बट मेरी जर्नी जो है यहाँ से शुरू हुई कि मुझे सिंगिंग के लिए जाना था। और मेरे चाचा यहाँ पोस्टेड थे, ही वॉज नेवल एविएटर, और वो कोलाबा में पोस्टेड थे। तो मैं जब यहाँ पर उनके पास आया रुकने के लिए, तो इत्तेफाकन ये बात थी कि एक सामने जो एक लेडी रहती थी, वो किसी ऑफिसर की वाइफ थी। शी वॉज एस्पायरिंग टू बी ए मॉडल। तो मैं जब ट्राई कर रहा था इधर, तो बोली कि मेरे साथ चल, मैं मॉडलिंग के लिए जा रही हूँ कहीं पर, तू भी साथ में चल, मुझे छोड़ देना वहाँ और कंपनी दे देना मुझे। तो मैं अपनी पहली ऐड मुझे इसलिए मिली कि मैं वहाँ पर गया और ऑडिशन हो रहा था, मैं बाहर खड़ा हुआ था। तो जो ऑडिशन ले रहे थे ये फेमस स्टूडियो में, वो आकर मुझे बोली, आइए जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए, आपका स्क्रीन टेस्ट लेना है। तो उन्होंने, नहीं आपको गलत फहमी है, मैं तो सिर्फ सिंगर बनने के लिए आया हूँ, ये जो मॉडल है ये है। हाँ। तो बोले आपका हर्ज क्या है इसमें, आप दे दीजिए, आप अच्छे दिखते हैं, एक जस्ट गिव एन ऑडिशन। और मैंने स्क्रीन टेस्ट दे दिया, कुछ पता नहीं था, जो भी था एक अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेफ्ट राइट प्रोफाइल दी और आ गया वापस। आई थॉट इट इज़ वेरी फनी। मैं चाचा को बता ही रहा था और लैंडलाइन पे फ़ोन आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है और यू आर शूटिंग इन नेक्स्ट 4 days। और इत्तेफाकन बात थी कि मेरा हो गया, जो मेरी मॉडल फ्रेंड थी उसका नहीं हुआ। एंड आई डिड माई फर्स्ट एड। एंड उसके बाद तो एक मतलब वो पहली एड एयर पे गई और फिर मैंने कुछ 200-250 एड्स करी एज ए मॉडल। इससे मुझे ना एक बात याद आ रही है मेरी लाइफ की, जी मैं just share बिल्कुल करती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। मैंने ना अपनी लाइफ में 117 ऑडिशन दिए और मतलब मैं ऐसी थी कि ऐसे जाना है, कुछ पता नहीं है, मेकअप क्या होता है, लिपस्टिक कैसी होती है वो भी नहीं पता है। जाती थी ऑडिशन में, सब लाइन में खड़े अपना दे के आ जाती थी और मैं ना थक गई थी कि अब मेरा कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। ये मुझे सबने फील करा दिया था कि स्टेज, फिर मैंने स्टेज किया लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। एक ऑडिशन में गई और वहाँ पे ना टर्बो कैस्ट्रोल ऑयल की एक ऐड थी। मैंने सलवार सूट पहना था, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी, इतनी अच्छी अच्छी मॉडल्स। मैंने कहा मैं सलवार सूट पहन के गई हूँ, ये लोग मुझे क्या ही देखेंगे और क्या ही मेरे साथ, मतलब मैं क्या ही कर पाऊँगी। उन्होंने मुझे एक पेज दिया, उन्होंने कहा इतना बोलना है। और मेरी मेमोरी थोड़ी सी वीक है, इतनी शार्प नहीं है। मैं अगर मुझे कुछ बहुत लंबा डायलॉग हो तो मुझे टाइम लगता है। तो मैंने ऐसे पढ़ा और जितना याद रहा मैंने कहा यही मुझे आता है, ये टेक ले लो। और मैंने प्रोफाइल देना थोड़ा बहुत सीख लिया था, वो दिया और मैं निकल गई। मुझे पक्का पता था कि मुझे कॉल नहीं आना है और उस दिन मैंने सोचा था कि अगर आज के बाद अगर मुझे कोई कॉल नहीं आएगा मैं ये लाइन छोड़ दूंगी। और मुझे दूसरे दिन सुबह कॉल आया कि परसों तुम्हारा शूट है। और मैं इतनी खुश हो गई कि ये क्या हुआ, मतलब मुझे ये इंडिकेशन गॉड ने दिया कि तुम इसको फॉलो करो, धीरे धीरे यू विल गेट एवरीथिंग। तो ऐसे हुआ था। जस्ट मैंने ऐसे ही अपनी बात शेयर कर दी। ब्यूटीफुल। देखिए उसमें देखिए कितना कमाल का लेसन है ना कि जब रात सबसे ज़्यादा अंधेरे के पड़ाव पे पहुंचती है तब आपको लगता है कि सूरज वो पक्का मतलब उदय होगा। और वही आई थिंक हमारी इंडस्ट्री की और किसी भी इनफैक्ट किसी भी प्रोफेशन में ये बहुत ज़रूरी है हमें ये जानना कि जब रात बहुत ज़्यादा अंधेरी हो जाए ना तो आपको सिर्फ डटे रहना पड़ता है और परसिवरेंस पेस। तो ये आपका भी एग्जाम्पल वैसा ही है कि मतलब आपने 117 ऑडिशन दिए और फाइनली आपको वो मौका मिल गया विच मस्ट हैव चेंज द ट्रैजेक्टरी ऑफ योर लाइफ। तो कितनी अच्छी सीख है इसमें कि पर ये था कि 117 ऑडिशन में ना आपका मनोबल टूट जाता है थोड़ा सा। हाँ, मैं ऐसे कि 117 क्योंकि मैं जो भी लिखती थी आके एक नंबर, आज मैंने ये ऑडिशन दिया, यहाँ पे तो नहीं हुआ, क्या कहाँ पे गलत थी, घर आके उसको देखना, उसको समझना। फिर ना कैमरा के सामने डर लग जाता है, फिर स्टार्टिंग में
तो मैं क्या करती थी, वो पता है खिलौने के कैमरेज आते Yeah, थे, correct. वो वॉल पे लगा देती थी Right. और उसके सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंटली बोलने लगी कि अब मुझे डर नहीं लगता तुझसे। Right, right. तो वैसे हुआ, फिर मैंने स्टेज किया और फिर Correct. स्टार्ट हुआ मेरा काम। एक बड़ा पुराना एक वेरी फेमस प्रोवर्ब है, हाँ। इट सेज व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द मास्टर शैल अराइव। सो समटाइम्स क्या होता है, हम जिस दौर से गुजर रहे होते हैं, हम हमारे अंदर सेल्फ डाउट आता है, या एक मनोबल टूटता है, या एक थकान सी होती है, लेकिन हमें उस टाइम ये नहीं पता होता कि हम तैयारी के मोड में हैं, और जब आपकी तैयारी पूरी हो जाती है तो मौका आपको मिलता है। ये मेरा बहुत फर्म बिलीव है कि अगर आप अपना, और यही जर्नी जो है सबसे टफ जर्नी है, बिकॉज उसके बाद तो जर्नी आसान है, जब आपको मौके मिल जाते हैं, जब आप स्टार बन जाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं उस तरह से। एंड तब भी की जर्नी की एक अलग इंटरेस्टिंग जर्नी है, वो भी इंटरेस्टिंग जर्नी है, ऐसा नहीं कि आप यू कैन ड्रॉप द बॉल। वो जो आगे फर्स्ट ब्रेक या फर्स्ट चीज के लिए होता है ना, उसके लिए जैसे आपको तुरंत ही मतलब आप गए और आपको मिल गया जी, और मैं 117 ऑडिशन दे रही हूँ एंड आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। पर देखिए स्ट्रेंज बात ये है कि आप एक्टिंग के लिए गई थी और आपको एक्टिंग में 117 ऑडिशन देने पड़े, फिर आपको एक्टिंग का रोल मिला। मैं सिंगर बनने के लिए गया था, और मुझे तो मैं मॉडल बना, और जब मॉडल बना तो उसके बाद एक्टिंग के ऑफर आए, बिकॉज चेहरा इतनी बार कमर्शियल्स में आता था, तो एक्टिंग का मौका मिला। और मुझे आई वॉज वेरी ब्लेस्ड दैट वे कि मुझे बहुत जल्दी एक्टिंग के मौके भी बहुत ज़्यादा मिल गए, और पहला शो किया वो इतना पॉपुलर हो गया, साया करके एक शो था, कि मुझे एक टाइम पे रिक्वेस्ट करनी पड़ी लोगों, जब इसको काम आ रहा था, मुझे बोलना पड़ा उनको कि यार मुझे नहीं करना है, मैं तो सिंगर बनने के लिए आया था। और सिंगिंग की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रगल थी, वो आसान स्ट्रगल नहीं थी। क्योंकि मैंने क्या किया, जब मुझे एक्टिंग का काम मिल रहा था मुझे, और मैं सब जगह उनको बोलता था कि यार एक्टिंग करवा लो, गाना भी गवा लो, और वो होता नहीं था, बिकॉज आई वॉज एक छाप बन गई थी कि यार ये मॉडल और एक्टर है, और क्या ही गाएगा। तो और मैं साइमल्टेनियसली स्ट्रगल कर रहा था। फिर एक मौका आया, मैंने बोला यार ये तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज मुझे तो सिंगर ही बनना है। एक्टिंग इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हाउ आई लुक मे बी, और या हाउ आई हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी। तो ये नहीं छोड़ सकता मैं, तो मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ा कि मैं ये रोल नहीं करूँगा। और वो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल इसलिए थी बिकॉज वो आमदनी आ रही थी और अच्छा खासा पैसा आता था मेरे पास। मतलब पहले 2 साल में मैंने अपना घर गाड़ी सब खरीद लिया था यहाँ पे, इतना पैसा आता था। और वो जुनून था कि गाना गाना है या उधर जाना है मुझे, कि मैंने वो सब छोड़ दिया। जो आने वाला पैसा था उस पर एकदम रोक लगा दी कि जब तक सिंगिंग नहीं होगी तब तक मैं ये नहीं करूँगा, मैं एक्टिंग नहीं करूँगा। और वो जो स्ट्रगल था इसलिए लंबा था बिकॉज आपको पैसे आने की आदत पड़ गई थी, एक लाइफस्टाइल की आदत पड़ गई थी, यू नो, चीज़ें जो आपको मिलती हैं। एंड अगेन देयर इज अ लेसन देयर, बिकॉज द आइडिया वाज कि नहीं ये तो मुझे करना ही है और जुनून के साथ करना है। तो अपने सिंगिंग का स्ट्रगल आपने कहा बहुत बड़ा रहा, वो कैसे आप पूरा थोड़ा सा हमें बताएंगे? बेसिकली मैं अपने गाने रिकॉर्ड करके आई यूज्ड टू गो फ्रॉम म्यूजिक कंपनीज टू प्रोड्यूसर्स कि मुझे मौका मिल जाए गाने का। एंड हो सकता है मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम कि मैं हर जगह रिजेक्ट ही हुआ और हर तरह से रिजेक्ट हुआ। बट वो था कि वो एक ज़िद थी कि ये तो करना ही है। फिर मैंने सोचा कि यार शायद मुझसे नहीं हो रहा, तो अगर और मैं जहाँ मैं रहता था, मेरे बगल वाले घर में मेरा एक दोस्त है, बहुत खास दोस्त, सुधांशु पांडे, वो मेरा नेबर था। यहाँ टीवी का बड़ा स्टार है। एंड वो बहुत अच्छा गाता है। तो जब मैंने घर लिया तो वो मेरे घर के बगल में मूव किया, और एक दिन मैंने उसकी आवाज़ सुनी, वो गाना गा रहा था, और मैंने बोला यार बड़ी सुरीली आवाज़ है इसकी। तो मैंने उसको बुलाया, बोला यार हम साथ में गाते हैं। तो वहाँ से शुरुआत हुई कि हम साथ में गाते हैं। फिर ऐसा करते करते एक आइडिया आया कि इंडिया का पहला बॉय बैंड जो है वो शुरू करना चाहिए, जो बाद में बैंड ऑफ बॉयज़ बना। तो उसके लिए फिर मैं भटकता रहा, और फाइनली जाकर मैं लेस्ली लुइस को मिला, जो एक बहुत बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स थे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी एल्बम दी थी, जैसे के की, या अलीशा चेन्नई की, यारों दोस्ती, पल वगैरह, परी हूँ मैं। ही वॉज द डॉइन ऑफ इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री। उनको मैंने बोला और उनको बताया कि मेरे को ऐसे करना है, एक बॉय बैंड की स्थापना करनी है। तो ही टुक मी टू अ प्रमोटर। फिर वहाँ से बात शुरू हुई, और बैंड की सिलेक्शन हुई लाइक एन ऑडिशन, जहाँ पर ऑडिशन में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी: आपकी सिंगिंग स्किल, आपकी डांसिंग स्किल, और आपकी एक्टिंग स्किल और स्टेज क्राफ्ट। 4 चीज़ें एक्चुअली। तो वो एक लंबा चौड़ा ऑडिशन हुआ, फिर 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ, फिर ट्रेनिंग शुरू हुई। 1.5 साल तक 7 days a week without holidays we used to rehearse from 7 in the morning till about 12 or 1 o'clock at night. ये लोगों को नहीं पता इसके बारे में। लोगों को लगता हलवा है, आसानी से हो गया, बैंड आया, स्टार बन गया। तो वो बोलते हैं ना कि it took me so many years to become an overnight star. और वो जो so many years है उसका आपको नहीं पता, overnight stardom का पता है, stardom का पता है। तो हमने किया, और पहला गाना रिकॉर्ड हुआ, लेस्ली ने रिकॉर्ड किया, मेरी नींद उड़ गई है।
और वो गाना हमने सॉरी मैं बीच में काट रही हूँ। जी ये मेरी नींद उड़ गई है मेरा वो टाइम का फेवरेट गाना था। और सर मैं जब वो आते थे आप लोग ना तो आपके स्टेप में कैच नहीं कर पाती थी, टीवी में देखते थे और मम्मा कहती थी अरे ये तुम क्या कर रहे हो, काम तुम्हारी पढ़ाई नहीं, मुझे वो देखना होता था। पर जी। वो अमेजिंग टाइम पीरियड था, क्या गाने आते थे, जी, क्या जी। मजा आता था उसमें। म्यूजिक का दौर तो सबसे बेस्ट बढ़िया दौर वही था म्यूजिक हाँ। का। Sorry, अभी हम continue करते नहीं हैं। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। वो मेरा भी खास आई मीन 90s के लोग बोलते हैं, मैं तो 90s का नहीं हूँ बट 2000 का हूँ, बट जो 90s के दौर से जो म्यूजिक चला अर्ली जी, 2000 जी। तक वो बड़ा कमाल का था। तो फिर वो बैंड बन गया, वो गाना बन गया और कोई म्यूजिक लेबल हमें खड़ा ना करे, सबकी जगह सबने उठा के फेंक दिया बाहर कि नहीं नहीं ये तो चलेगा नहीं, और 5 लड़के गा रहे हैं क्या इसमें है। एंड ऑल मेजर रिकॉर्ड लेबल्स, मतलब जितने भी थे, सोनी, यूनिवर्सल, टी सीरीज, सब ने बोला यार ये चलेगा नहीं। अच्छा। और 1.5 साल के बाद फिर हमारे सबके पहले अपनी खुद का आमदनी रोकी हुई थी, फिर 1.5 साल में सारे लड़कों ने अपनी आमदनी छोड़ दी, तो स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया बॉम्बे जैसे एक्सपेंसिव शहर में। बिल्कुल। मैं तो फिर भी लकी था बिकॉज मेरे पास घर था। बाकी लोगों के लिए भी इट बिकेम वेरी टफ एंड वी डिसाइडेड कि यार ये तो मतलब मुश्किल है। एंड आई वॉज ऑलवेज द गाय दैट होप, बिकॉज था एक अंदर के एक जुनून था कि नहीं करेंगे। और हम एक शो कर रहे थे मिस मुंबई के लिए। वो शायद हमारा ज़िंदगी का आखिरी शो होता, बिकॉज फ्री में कर रहे थे हम, बिकॉज हमें चाहते थे कि हम किस तरह से कोई हमें नोटिस कर ले। और एग्जैक्टली वैसे ही वो बड़ी फिल्मी कहानी है। हमने शो किया और पीछे एक म्यूज़िक कंपनी के ओनर थे आदिनाथ मंगेशकर, वो आए और बोले यार आप लोग तो स्टार हो और किस लेबल के साथ हो। तो हमने बोला यार लेबल तो मिला ही नहीं आज तक हमें, हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं 1.5 साल से कि कहीं से कोई मौका मिल जाए। तो बोला आप मेरे कल ऑफिस आओ, और हमें लगा नहीं ऐसे लोग देकर कार्ड देकर जाते हैं ना शो के बाद, वैसा होगा। We reached his office and he immediately cut out a check and he said, "लो 25 लाख रुपए, you're my artist now." So and उस कंपनी को कोई जानता नहीं था उस टाइम में, छोटी सी कंपनी थी। आदिनाथ मंगेशकर लता मंगेशकर के नेफ्यू हैं। तो बट वो एक बहुत जुनूनी आदमी थे और वो बना रहे थे इस तरह की चीज़ें। एंड बट कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी, तो वी ग्रू टुगेदर। पहला एल्बम आया एंड इट वेंट प्लैटिनम इन 15 days, ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स। मतलब हमें वो बोरों में वो चिट्ठियाँ आया करती थी, यू नो लव लेटर्स फ्रॉम किड्स, 6-7-year-old किड्स कि करण अंकल और करण भैया व्हाटएवर, सुधांशु भैया। एंड इट वाज वेरी ग्रेटिफाइंग। और पहला गाना आया वो हिट, दूसरा आया वो हिट, गोरी, तीसरा आया वो हिट, और वो बैक टू बैक हिट्स हो गए। उसके बाद हमें रेड कार्पेट वेलकम मिलने लगा उन कंपनी से जिन्होंने हमें लात मार के भगाया, रिजेक्ट किया था। ये सबसे अमेजिंग, इट्स अ वेरी स्वीट फीलिंग कि और फिर हमने जाकर उनको रिजेक्ट किया एक टाइम के बाद कि नहीं हम उनके साथ जाएंगे जिनके साथ हमारी कमिटमेंट है। और तो हमने पहली एल्बम उनके साथ की, दूसरी एल्बम उनके साथ की, जो गोरी जो सेकंड टाइम आया, जो सेकंड एल्बम आई अभी जो आया, मैं उसके बारे में नहीं, ये तो अभी आई है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी जी, अभी तो आया, उसके बारे में बाद में बिल्कुल। And that's how it all started. So every time, you know, everything in life teaches you a lesson. कि and ये हम देखिए हम पॉडकास्ट क्यों करते हैं, इसलिए तो नहीं करते कि हम अपने बारे में लोगों को बताएं। हम इसलिए करते हैं कि अगर हमारी बात से किसी को प्रोत्साहन मिल जाए, शायद बरेली में बैठे हुए, कानपुर में बैठे, या फिर केरला में बैठे हुए किसी इंसान को, कि यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, then that's a bigger life lesson. Yes, sir. तो that's why I appear on podcast and I say what I say, or unfiltered. Yes. सर ये आपने जब बैंड ऑफ वॉइस स्टार्ट किया तो आप 5 लोग थे। आपकी सबसे ज़्यादा लड़ाई किससे होती थी और सबसे ज़्यादा बनती किसके साथ थी? देखिए किसी भी फैमिली में ना, किसी भी बैंड में, और अब तो हमें 22-23 साल हो गए साथ में, ये होता ही है कि आपकी किसी के साथ बनेगी, किसी के साथ नहीं बनेगी। तो मेरी शरण के साथ हमेशा एक आर्गुमेंटेटिव स्पेस रहती थी, बिकॉज वो भी एक जुनूनी आदमी है, मैं भी जुनूनी आदमी हूँ, और ही वांट्स इट हिज वे, आई वांट इट माय वे। बट ये ना वो हमारे कभी अड़ंगे नहीं आया, ना तो हमारे रिश्ते में, ना हमारी परफॉर्मेंस में। मेरी सबसे ज़्यादा बनती सुधांशु के साथ थी, अब भी बनती है। और चिंटू हमारा बैलेंस वाला आदमी था, चिंटू भोसले जो आशा जी का पोता है। आशा जी का पोता, तो वो बैलेंस वाला आदमी था, वो हमेशा दोनों को मेंटेन करके रखता था कि यार झगड़े नहीं होने चाहिए। बट अभी हम हाल फिलहाल में अभी हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो इट्स अ पिकनिक फॉर अस। सो वो रिश्ता हमने बड़ा बहुत सहजता से संभाल के रखा है, रिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस, जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एज अ बैंड। और जब ये बैंड ऑफ बॉयज में से सुधांशु जी जब निकल गए थे, जी दैट टाइम यू क्राइड, मैंने ऐसा सुना है, राइट? यस, बिकॉज मेरे सुधांशु और मेरा रिश्ता तो मतलब बैंड से पहले भी था। ऐसा नहीं था कि जब बैंड बना तो मेरा दोस्त बना, तो ही वाज लाइक अ ब्रदर टू मी। अब उसकी शादी हुई थी एंड ही हैड टू, एंड क्या हुआ, अब जब एक बैंड में होते हैं ना, आप स्टारडम आ जाए, सब आ जाए, लेकिन कमाए तो 1/5 ही है आपके पास। तो आप जितना भी कमाएंगे, आप किसी भी सोलो स्टार आर्टिस्ट से कम ही कमाएंगे।
एंड दे वर रीजंस दैट ही हैड टू फेंड एंड ही हैड टू फेंड फॉर हिमसेल्फ, एंड वो बॉम्बे से नहीं था, वो भी नैनीताल से आया था. सो उसकी अपनी एक थी. प्लस उसको ना हम दोनों को एक्टिंग के ऑफर्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और उसका जैसे मेरा पहला लव म्यूज़िक है, उसका पहला लव एक्टिंग है, वो इस बारे में बहुत क्लियर है. ओके. जी. उसमें कोई डायकॉटमी नहीं है उसके दिमाग में कि मुझे ये पहले करना है और ये सेकंड है. मेरे लिए उल्टा था. हाँ, दोनों का ऑपोजिट. जी, बिल्कुल ऑपोजिट था. तो जब उसने बताया तो बैंड तो शॉक में था ही, मैं तो बिल्कुल फूट फूट के रोया था कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरा फैमिली मेंबर छूट के जा रहा है. हाँ. और आई थिंक इस बात का जो प्यार है, वो सुधांशु समझता है. हाँ. तो वो उसने मुझको बार बार यही कहा कि यार मतलब मैं बैंड में नहीं हूँ, पर दोस्त तो तेरा हुई ना, यार तो तेरा रहूँगा ही मैं. Right. हम तो वैसे भी मिलेंगे. बट आई कुडंट कम टू टर्म्स विद इट फॉर मेनी ईयर्स कि यार ये तो नहीं होना चाहिए. और कुछ ऑफकोर्स शेरन को नाराज़गी भी थी, किसी को नाराज़गी भी थी कि यार ये ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है. और मैं तो बहुत अनरीजनेबल आदमी था, मुझे सुनना ही था. मेरे को सुनना ही नहीं था कि उसका रीज़न क्या है. मुझे वो चाहिए था साथ में. राइट. फिर उसने छोड़ा. फिर ऑब्वियसली द बैंड कंटिन्यूड. हमारी दूसरी एल्बम आई नैन कटारी, बहुत बड़ी हिट हुई. फिर आ भी जाए आयकर के गाना आया, वो बहुत बड़ा हिट हुआ. बट टू गिव क्रेडिट टू सुधांशु, वो ही वॉज ऑल्सो ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ. तो जब मेरा पहला गाना हिट हुआ तो पहला कॉल उसी से आया, आई एम सो हैप्पी फॉर यू. इमेजिन ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बैंड. फिर भी यस. देन व्हेन आ भी जाया, दैट इज लव. करेक्ट. तो फिर आपको समझ में आता है कि यार ये हम मतलब हर सिचुएशंस के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, एंड इट्स टोटली ऑल राइट. तो जब हमने लास्ट ईयर एल्बम करी, इट इज़ कॉल्ड बैंड ऑफ बॉयज रीइग्नाइट. तो वो बड़ी अजीब सी, अगेन इट्स यूनिवर्स कंस्पायर्स, एंड यू नो माय डैड यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी दैट मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस. कि आप अपने जितने भी प्लान बना लीजिए, अगर गॉड ने डिसाइड किया इस तरह से ऐसे होना है तो वैसा ही होना है. एंड द मोर यू एक्सेप्ट दैट, द मोर यू आर एट विद पीस विद योरसेल्फ. तो बैंड चल रहा था, शोज हम कर रहे थे. फिर एक दिन मैंने बैंड को बोला कि यार हम ना जस्ट पुरानी यादें जो है ताज़ा करने के लिए मेरे घर पे डिनर करते हैं. और सबको बुलाया. और जब भी हम साथ में मिलते हैं तो बहुत हुड़दंग होता है. मतलब हम फिर से 19 साल के हो जाते हैं. बिल्कुल. फ्रेंड्स भी हैं और कलीग्स भी हैं और बैंडमेट्स भी. और हमने दुनिया घूमा है हमने. और साथ में इतना टाइम स्पेंड किया है. हमने दुनिया के हर कोने में शो किया है, फ्रॉम वियतनाम टू लंदन टू अमेरिका टू, एंड वी हैव ट्रैवल्ड. और 5 लड़के जब उस उम्र पे जब ट्रैवल करते हैं तो ऐसी मेमोरीज क्रिएट होती हैं जिसके बारे में बयान करना मुश्किल है. बिल्कुल. तो वो 5 लोग सब साथ में हैं और इतना हुड़दंग हुआ उस दिन. और मैंने ऐसे बोला कि यार जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट एक गाना गाते हैं. गोरी ऐसे ही गाते हैं गिटार पे बैठ के, हम सब जस्ट फॉर. तो सिद्धार्थ जो है वो बोला मैं कैमरा, बोला अरे तू कैमरा, बोला नहीं मैं कैमरा पकड़ता हूँ, आप लोग जाओ, आप लोग गाना गाओ. एंड आई केप्ट टेलिंग कि रख दे उसको कैमरा पे. नहीं यार मजा इसमें जाएगा, आई विल रिकॉर्ड. और हमने गोरी का एक अनप्लग्ड वर्जन मेरे घर में किया. और वो बम की तरह फटा. मतलब हमने वो रात में डाला उसको, नेक्स्ट मतलब एक हफ्ते में इट वेंट इनटू मिलियंस ऑफ व्यूज. मिलियंस ऑफ व्यूज एंड थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स. मतलब वो अजीब था बिल्कुल एकदम. एंड वो ऐसा फट रहा था, वो रोज उसके मिलियंस बाय मिलियंस व्यूज बढ़ते जा रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, हमारे इनबॉक्स फ्लड हो गए थे डीएम्स में कि वी लव यू, वी वांट यू बैक, वी वांट यू बैक. तो वहीं से मुझे आइडिया आया कि यार ये करना चाहिए. एंड मुझे आइडिया आया और एक म्यूजिक कंपनी ने हमारे इनबॉक्स में लिखा कि आई वॉन्ट टू डू दिस एल्बम विद द बैंड, बिकॉज मैं भी बैंड का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. मैं एक म्यूजिक लेबल रन करता हूँ, गुरबीर वाइट हिल, जो बहुत बड़ा लेबल है पंजाब का. बट आई बीन अ फैन ऑफ द बैंड एंड मुझे ही एल्बम करनी है. तो मुझे लगा होक्स होगा, ऐसे इतने सारे आए थे कि हम ये करते हैं वो करते हैं. मैंने उसको कॉल किया एंड ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट इट. ही वांटेड टू जूम कॉल विद मी. और उस टाइम गुरबीर की तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटल में था, ही हैड सम इश्यूज. एंड उसने हॉस्पिटल से मुझे जूम कॉल किया. So it gave me the seriousness of the man who really wanted to do this, and I hats off to the man. He really did this. And फिर ये था कि उसको एल्बम करनी थी. मैंने सुधांशु को फ़ोन किया, मतलब भाई ये सेरेंडिपिटी है, ये गॉड की इंटरवेंशन है. वो चाहता है कि हम ये जो हमने किया है ये और आगे हो. एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. He was incredibly happy to be back because उसको ऐसा लगा वो कभी गया ही नहीं था. जो पहली बार आया तो थोड़े मनमुटाव थे, वो हमने दूर किए. जिनको प्रॉब्लम थी क्या तू क्यों गया था, वो होना ही है. और वो लाजमी है और वो अच्छी बात है. बिल्कुल. कि आपको जो गिला शिकवा है आप बैठो और उसको क्लैरिफाई कर लो कि हाँ ठीक है, तूने ये किया, तूने वो किया. एंड रिजल्ट था कि वी डिसाइडेड कि विल डू दिस. एंड दैट्स हाउ गोरी अगेन द एल्बम केम आउट. एंड इट वाज ब्यूटीफुल बिकॉज हमें ऐसा लगा कि सुधांशु कभी गया ही नहीं था. He was always a part of the band.
क्योंकि वो दिल से आप लोगों से जुड़े हुए थे, करेक्ट करेक्ट। इसलिए वो हाँ। आपके उनकी नहीं होने पर भी जब उनकी विशेष आती या कुछ आता तो आपको लगता वो हमारे साथ ही Correct है, है, correct क्योंकि है। वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन कभी जी। भी आपको दूरी नहीं फील करवाता। जी जी जी। तो वही मैं हमेशा, जब मुझे कोई बोलता है कि बैंड को 22 साल तक, बिकॉज बहुत सारे बैंड्स आए हैं, हमसे पहले भी आए थे, हमारे बाद भी आए हैं, जो 2 या 3 साल में जो टूट गए हैं, जो बिखर गए हैं, और मुझे लोग पूछते हैं कि बैंड कैसे चला सकते हैं, तो मैं ईगो को साइड पे रख दो। हाँ। मान के चलो कि जो भी गिले शिकवे हैं वो होंगे, जी। झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, बट आपका जो प्रेम है या आपकी जो दोस्ती है, इट इज़ अबव एवरीथिंग। एंड सेकेंडली, संगीत आपको एनीवे जोड़ने वाला है। बिल्कुल। तो अगर आपके दिल जुड़े हुए हैं तो प्रोफेशनली आप एनीवे जुड़ जाएंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेसन है, यू नो, कि जब साथ में काम करना है तो ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख दीजिए, बाहर रख दीजिए, कोने में बाहर रख दीजिए, और डेमोक्रेसी फॉलो करिए। कई बार मैं गाना लिखता हूँ जो किसी को पसंद नहीं आता, जो हाल फिलहाल में भी हुआ, मैंने 5 गाने लिखे तो बॉयज़ को सिर्फ 2 पसंद आए, हाँ। बाकी 3, और मैं राइटर हूँ, तो उन्होंने उठा के फेंक दिए कि नहीं पसंद आ रहे हमें। तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, बोला अरे यार मैंने बड़ी शिद्दत से लिखा है। बट देन आई वेंट बैक टू द प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द बैंड ऑफ बॉयज, कि अगर 5 में से 3 लोगों ने बोला कि हमें समझ में नहीं आया तो वो गाना नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट ईगो कीप इट असाइड एंड गो विद इट। राइट। So, yeah. तो ये बैंड ऑफ बॉयज जब अभी फिर से है तो अभी आप शोज करने जी, अभी हम टूर करके आए हैं दिसंबर में। और अभी नेक्स्ट कभी है? अभी नेक्स्ट हमारी एल्बम है 24th फेब को, आई थिंक रिलीज है हमारी नेक्स्ट एल्बम। 14 को नहीं आ रहे? नहीं सब लोग वेट कर रहे हैं। वो कुछ ऐसा गाना है जो आपको थोड़ा हिला के रख देगा। इट्स अ वेरी वेरी हाई एनर्जी सॉन्ग, जो बैंड की एक वाइब है। तो वो 14 को वेट के लिए नहीं है। सो वी आर रेडी कि कुछ धमाकेदार आने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ बैंगर, ये आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ। अच्छा, अभी आपने जो कहा कि हमने कहा कि गॉड का वो था कि हम लोग को ये गाना बनाना चाहिए जी, तो मुझे आपकी बातों से लगा कि आप स्पिरिचुअल भी बहुत हैं जी। तो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? देखिए, स्पिरिचुअल के कोई डीप मीनिंग तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है एज एन इंसान कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाते, तो वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, we are spiritual beings on a human journey. Oh wow. So the minute we understand that, we understand everything else. So everything that we go through in terms of volatility, in terms of anger, in terms of hostility, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब human experiences हैं। ये कई बार prejudices हम पालते हैं, लेकिन हम होते spiritual हैं। तो हमारी जो inward journey होती है ना, that is the spiritual journey, जहाँ आप इन सबको साइड पे रख देते हो और इंसानों को इंसान, जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी 2 या 3 ही चीज़ें थी जो मेरी रिक्वायरमेंट थी मेरे ज़िंदा रहने के लिए, कि मैं खाना खा पाऊँ, मैं सो पाऊँ, और मैं बाकी की जो बॉडीली फंक्शन हैं उनके ऊपर एक्ट कर सकूँ। सिर्फ यही था मेरा जो वजूद जब मुझ पर थोपा गया है कि मैं सिख हूँ या मैं इंडियन हूँ या मैं क्षत्रिय हूँ या मैं शूद्र हूँ, ये सब बातें मुझे बताई गई हैं। इन बातों के साथ जो बंटवारा होता है लोगों का, वो बंटवारे की वजह से बहुत सारे इमोशंस पैदा होते हैं। You know, ownership or oneship about your nation. I'm a very patriotic Indian, but I can't be a less humanitarian just because I'm a patriotic Indian or a very religious man. Yeah, understood. That learning is very important for us. तो spiritual journey में आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी पड़ती है कि ये सब जो बाकी सारी जो चीज़ें आती हैं, they are of no consequence in your actual lived experience. They only make life difficult for you. They create traumas for you. ये ऐसा है, वो वैसा है, और ये जो बंटवारा हम करते हैं ये बहुत तकलीफदेही है लॉन्ग रन में। तो मेरे लिए बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है स्पिरिचुअलिटी की, दैट लव विदाउट प्रेजुडिस, एक्सेप्ट विदाउट प्रेजुडिस, यू नो, बिकॉज व्हेन यू आर बिजी जजिंग पीपल यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट देम और लव देम। सो लीव योर प्रेजुडिसेस असाइड एंड लव देम फॉर हू दे आर एंड व्हाट दे आर, एंड यू कैन स्टिल बी अ पेट्रियोटिक इंडियन एंड अ स्टॉन्च रिलीजियस मैन। You know, मैंने एक गाना लिखा हाल फिलहाल में, इट्स कॉल्ड ध्यान जी, एंड अभी जो मैं भी कर रहा हूँ मैं उसके बारे में बात करूँगा आपसे। तो बेसिकली मैं एज अ पोएट जिंदगी में जो भी तजुर्बे होते हैं, जो मैं नोटिस करता हूँ कि लाइफ में मेरे आसपास ये हो रहा है, उसके बारे में मैं उसके बारे में लिखता हूँ मैं। तो ध्यान बेसिकली कहता है कि रस्म और रिवाज जो है ना, वो बेसिकली एक टूल थे आपको एक बड़ी सीख देने के लिए। तो उसमें मत घुस जाओ आप कि यू नो, ध्यान पे घुसोगे तो आपको ना किसी भी रिलीजियस चीज़ के बारे में जो बड़ा मुद्दा था उसको जानना समझ में आएगा, मानना नहीं। राइट। तो गाना यही कहता है कि तू रस्मों पे मत ध्यान दे। मैं मतलब
तू ध्यान पे ध्यान दे। हाँ। तो तू ये खुश होकर जो है ना कि मान के खुश मत हो जाए, जान के खुश हो, हाँ, समझ के खुश हो कि तू ये क्यों कर रहा है, इसका बड़ा मैसेज क्या है। You know, don't get stuck with the smaller things. The larger lesson in every religion is beautiful and the same. Yes. You know, so I think that is the spiritual journey. My sister ना, मेरी बड़ी बहन है ना, हम लोग जैन हैं, तो मेरी जो बड़ी बहन है ना, उन्होंने संन्यास लिया हो। तो मैं ना, मुझे ना स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि ये घर, अब आप यहाँ पे रह के जो करना है करो, आप संसार छोड़ के जा रहे हो, ऐसे कर रहे हो, हम सबको छोड़ के चले गए। जब उनकी दीक्षा हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी मेरी सिस्टर के साथ। तो वो जब पहली बार उन्होंने ओगा होता है हमारे अंदर, तो ऐसे करके ओगा लेते हैं ना, तब तक मैं 5 दिन के फंक्शंस में उनके बाजू में हूँ। और वो लेने के बाद वो ऐसे नाच रही हैं और फिर उनके कपड़े चेंज हो गए, वाइट कपड़ों में आ गई और वो मेरी तरफ देख नहीं रही है। मेरी लाइफ का वो इतना बड़ा झटका था। आई एम लाइक 48 आवर्स तक मैं सिर्फ रोई हूँ कि मेरी दीदी चली गई, मेरी दीदी चली गई। मतलब फिर कुछ दिन के बाद मुझे समझ में आया कि उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो हमारे साथ नहीं है, जो समझने के लिए मुझे टाइम लगा। और फिर जब ये मतलब कहते हैं ना कि आज मैं धार्मिक चीज़ें, मतलब मैं जैन धर्म की चीज़ों को बहुत फॉलो करती हूँ। जैसे हम लोग में प्लेज होते हैं कि जैनिज़्म का बेस क्या है वो लोगों तक पहुँचाना है। तो वो सारी चीज़ें मैं प्ले के थ्रू, फिर AI फिल्म बना रही हूँ अभी जैनिज़्म के लिए। तो इसके थ्रू माध्यम से मैं लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। पर मेरा सिर्फ कहने का ये था कि जब चीज़ें ऐसी होती है कि धार्मिक चीज़ों के साथ हम जुड़ते हैं या स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ जुड़ते हैं ना, तब हमें ना अपने आप पे एक सेल्फ डाउट जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है कि हम जो करने जा रहे हैं वो सही होगा। आज सुबह की बात मैं कर रही हूँ कि मैं घर से निकल रही थी तो लोग कहते कि बिल्ली ने रास्ता काटा तो ये हो गया वो हो गया। मैं घर से निकली और मेरे पापा ने ना सिर्फ मुझे इतना बोला कि नवकार बोली ने जजे। गुजराती में नवकार हमारा एक मंत्र है। तो मेरे मुँह से ना राम जी का नाम निकला। लेकिन जब निकला ना, पापा ने बोला बहुत सरस। लेकिन वो अंदर से जो कहते हैं ना कि एक अच्छा नाम निकला, और इतने में एक छोटी सी लड़की मेरे सामने से क्रॉस हो गई। तो सब बोलते, पापा बोले अरे रे बहुत सरस थी यू। पर मेरे लिए ये था कि जब मैं यहाँ के लिए निकल रही थी तो वो बच्ची ने मुझे देखा, मैंने स्माइल किया, फिर हम लोग नीचे उतरे तो हर्षित मुझे लेने के लिए आए थे, हम लोग सब साथ में आए। तो वो ना एक बूढ़े अंकल का हाथ पकड़ के उनको ऐसे संभाल रहे थे। आई जस्ट फेल्ट कि हमारा आज का काम बहुत अच्छा होने वाला है। वो इंट्यूशंस, स्पिरिचुअलिटी जब जुड़ी हुई रहती है ना तो चीज़ें बहुत अच्छे से जाती है। भले मन मुटाव हो जाए, मन मुटाव नहीं मतलब मतभेद हो जाए, लेकिन मन भेद नहीं होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम बैक टू स्टोरी, बहुत सारी बातें ऐसे हो गई। सर हम जानना चाहते कि आपने आप राइटर हैं, 10 बुक्स 10 बुक्स आपने लिखी हैं, 2 तो बेस्ट सेलर रही है। उसमें से एक बुक जो मैंने जितना रिसर्च किया है आपने अपनी फैमिली के ऊपर लिखी है। करेक्ट है। तो वो आपको कैसे पहली मेरी जो किताब थी वो बैटलफील्ड ब्रदर्स थी, जिसके बारे में आपने अभी वर्णन किया है। इट्स वन ऑफ द टॉप बेस्ट सेलर्स ऑफ दिस कंट्री। वो 4 भाइयों की कहानी है, और वो मतलब मैं बाकी कहानियाँ वो रिलीज़ मैंने पहले की थी, बट बाकी किताबें मैं लिख चुका था उससे पहले। बड़ी कमाल की कहानी है कि ऐसे टाइम पे जब ऐसा लगता था कि एक भाई को जंग में भेजना या एक बेटे को जंग में भेजना उसका डेथ वारंट साइन करने के बराबर है। एक फैमिली ने 4 लोग भेजे जिन्होंने 62, 65 और 71 की जंग लड़ी, और हीरोइक जंग लड़ी। और मतलब 4 लोगों को, बच्चों को ये बोलना, किसी माँ को ये बोलना कि चारों जाओ फौज में, और अगर हो सब मारे गए या वीरगति को प्राप्त हुए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ये जब पता चला, और जब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पता चला कि उनकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी, मेरी मॉम की, मेरी ग्रैंड मॉम की, ग्रैंडफादर की, तो मुझे लगा ये तो कमाल की कहानी है। एंड वहाँ से उसका एक वो पैदा हुआ कि यार ये कहानी मुझे बतानी चाहिए, लोगों तक पहुँचानी चाहिए। और कहानी में तो इतने सारे मतलब लेयर्स हैं। और क्या है, बेस्ट पार्ट जो मैं लोगों को बताता हूँ कि जब जंगों के बारे में जब हम लिखते हैं ना, तो हम यहाँ बैठ के बहुत जुनून से बोलते हैं कि जंग होनी चाहिए या मरना चाहिए, उसको मार दो, उसको पेल दो। जिस इंसान ने जंग को एक्सपीरियंस किया है ना, वो जंग के बारे में हमेशा यही कहेगा कि वो कभी नहीं होनी चाहिए।
बिकॉज तो हाँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने पापा को ये बोला कि पापा, और मैंने चाचा को ये बोला कि जो आपने जंग में एक्सपीरियंस किया है ना, वो यहाँ बैठ के लिख नहीं सकता, मैं इमेजिन नहीं कर सकता है। क्योंकि जंग में ये होता है कि आप खड़े होते हैं, आपका एड्रेनलिन हाई होता है और आपको इस बात का डर होता है कि अगली गोली आपकी जान ले लेगी। तो आपके बारे में उस टाइम कुछ और नहीं चल रहा, तो आपको अपनी जान बचानी होती है और सामने की जान लेनी होती है। ये आपकी प्रतिक्रिया होती है एज ए सोल्जर। तो मतलब इस बात को मैं क्या एक्सपीरियंस करूंगा यार, मेरी क्या एक्सपीरियंस रही कि यार एक ट्रेन छूट गई, बस नहीं मिली, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ये मेरी स्ट्रगल है। वो स्ट्रगल लाइफ थ्रेटनिंग स्ट्रगल, एक अलग किस्म की स्ट्रगल है। तो मैंने उनको कहा कि आप लोग ये जो जंग का हिस्सा है, इसका एक पैराग्राफ आप मुझे लिख के दीजिएगा ताकि मुझे एक पर्सपेक्टिव मिले कि ये कैसी होती है जंग। और मुझे लगा कि 4 लाइनें आएंगी चारों चाचा से, मतलब चाचा, भैया और पापा से। आई वॉज शॉक्ड कि जिस डिटेल में उन्होंने 1965 के बारे में लिखा है, 1962 के बारे में लिखा, ऐसा लग रहा था कि वो दर्पण देख रहे हैं कि वो कल हुआ है। और उसको जिस बारीकी से उन्होंने लिखा और जिस फीलिंग के साथ लिखा कि अभी गोली आने वाली है, यहाँ मेरा सोल्जर है, उसका सर धड़ से उड़ गया। उसके बाद मैं कई महीनों तक सोया नहीं। तो मुझे समझ में आया कि यार ये होती है जंग। जंग के बारे में कहना बड़ा आसान है, और हम सपोर्ट करते हैं हमारे फौजियों को, क्योंकि -42 डिग्री में जो आदमी एक बंदूक लेकर खड़ा है ताकि तुम चैन की नींद सो सको, उससे बड़ा हीरो कोई नहीं है। बिल्कुल। तो दे नीडेड टू बी सेलिब्रेटेड, व्हिच इज व्हाई द बुक वाज रिटन। एंड फॉर मी द वैलिडेशन वाज कि अगर कोई भी चीज़ आप इतनी शिद्दत से और ऑनेस्टी के साथ करेंगे ना, तो उसका एंड रिजल्ट ये होगा कि पीपल आर ऑल्सो सीकिंग ऑनेस्टी ना, बिकॉज इतने सारी डिसऑनेस्टी आपके आसपास है। सब लोग मक्कारी में लगे हुए हैं, तो कोई भी एक जेन्युइन इमोशन आएगा तो आपको छुएगा। इन 3 days it was a bestseller on Amazon. 3 days. So a lot of people read it, and the comment sections are very beautiful when they write about the book and say it's a beautiful, ऐसा लगता है कि ये lived experience है. So that's how the journey of that book was. And after that, of course, I've written many books. That Rockstar in Reverse इसमें Rockstar Reverse is a completely different palette. तो मेरा ना मैं बहुत चंचल प्रवृत्ति का हूँ in terms of my creativity. I don't like to repeat myself. तो अब जब मैंने पहली किताब लिखी, बेस्टसेलर हुई, तो सारे पब्लिशिंग हाउस बोलने लगे कि अरे फौज की किताब कहानी लिखो। तो बोला नहीं यार, ये प्रेशर में नहीं लिखता हूँ मैं मनमौजी हूँ, मैं वो लिखूंगा जो ना मेरा मन करेगा। तो रॉकस्टार रिवर्स जो एक रोमांटिक लव स्टोरी है अगेंस्ट द म्यूजिक इंडस्ट्री, जिसको मैंने बहुत क्लोज से ऑब्जर्व किया है, और वो बहुत ही फनी किताब है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप व्यंग में लिखते हैं ना, तो वो सेल्फ डेप्रिकेटिंग, तो वो किताब जो इंग्लिश में नहीं है, वो सरकाज़म में है। इट टॉक्स अबाउट एवरी रॉन्गफुल प्रैक्टिस इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। रॉन्गफुल प्रैक्टिस मतलब बड़े बड़े लोगों ने अपने महल बना लिए, बिल्डिंग्स खड़ी कर ली, ऑफिस बना लिए, और किसी आदमी का रॉयल्टी जो उसकी 10% ऑफ द रॉयल्टी दैट ही अर्न्स, वो बेचारा मुफलसी में जी रहा है, मुफलसी में। मतलब वो कैसे जस्टिफिकेशन है कि आपने अपने महल खड़े किए उस आदमी की क्राफ्ट पे, उसके आर्ट पे, जिसकी वजह से आपका बिजनेस चला है, आपने बिजनेस बना लिया और उसको उसकी रॉयल्टी नहीं दी। अब ये बात मैं किसी को बताने जाऊंगा तो लोग कि यार क्या लेक्चर दे रहा है, प्रीची। तो मैंने जितने कटाक्ष करने थे म्यूजिक इंडस्ट्री पे, अगर आप पढ़ेंगे रॉकस्टार इन रिवर्स तो आप हिल जाएंगे। यू मस्ट रीड इट। इट इज सो आई हैव, कोई भी ऐसी चीज़ है जो मुझे लगती है कि ये सोसाइटी तक पहुंचनी चाहिए, या ये बात मेरी उधर तक पहुंचनी चाहिए, तो कोई ना कोई नज़रिया मैं ढूंढ लेता हूँ, या कोई तरीका अख्तियार कर लेता हूँ उस बात कहने का, भले वो गानों के जरिए हो या किताबों के जरिए हो। तो वो किताब में म्यूजिक इंडस्ट्री का सच है, जिसमें खूबसूरत सी लव स्टोरी भी है। जी, ये जान के सीरियसली मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं सबसे पहले वो बाय करूंगी, और डेफिनेटली उसको पढ़ने के बाद एक रिव्यू जरूर दूंगी मेरा। बिल्कुल दीजिएगा, और सच वाला दीजिएगा, अच्छे नहीं लगे तो बोलिएगा एकदम। 100%। आपने एक वेब सीरीज ZEE5 के लिए मुखबिर जी स्पाई की स्टोरी जी, तो उसका स्क्रीन प्ले, स्टोरी और क्रिएटिव तीनों रहे हैं। जी बिल्कुल। वो आपको मतलब कैसे आपने स्क्रीन प्ले पहले किया था? नहीं पहले नहीं किया था। और वो कैसे मिली? और आप ये स्क्रीन प्ले राइटर, ये ऑथर, स्क्रीन प्ले राइटर, मुझे लगता है अब जल्दी ही आपसे कोई फिल्म आएगी, डायरेक्टर भी हमें मिलेंगे। जी मिलेंगे पक्का। यस नहीं, वो उसमें ना कभी बोलते हैं कि जब कोई दरख्त बहुत ऊंचा बढ़ने की कोशिश करता है तो उसकी जड़ें जो होती है ना, या जो उसको मजबूत करके रखती हैं, वो उसको ऊंचाई की तरफ लेकर जाती है। तो मेरे कुछ रिश्ते ऐसे हैं, बड़े घनिष्ठ रिश्ते हैं, जिन लोगों ने मेरी जड़ें हैं जो, तो ये मौका भी उन जड़ों की वजह से मिला। तो शिवम नायर उस शो के डायरेक्टर हैं, शो रनर हैं। तो उन्होंने मुझे किताब दी, और उनको पता था कि मैं लिखता हूँ, ये दुनिया को नहीं पता था, क्योंकि मैं तो 10-15 साल से लिख रहा हूँ, ये सिर्फ उन्हें पता था। तो उन्होंने मुझे किताब भेजी और ये बोले पढ़ के पता है कि किताब कैसी है। तो मैंने किताब पढ़ी, मुझे खास अच्छी नहीं लगी, और वो जानते हैं कि मैं बहुत सच बोलता हूँ, मतलब और अनफिल्टर्ड बोलता हूँ। तो बोला सर क्या बकवास किताब है। तो बोले कुछ पोटेंशियल है। तो बोला पोटेंशियल
उस मिलियू में है, हाँ, उस सब्जेक्ट में पोटेंशियल दिखता है मुझे, किताब में नहीं। तो बोले क्या कर सकते हैं, तो बोला आई थिंक इसको लिखा जा सकता है। तो प्लेटफॉर्म के साथ मीटिंग हुई, और शिवम एक बड़ा नाम है स्पेशली वेब सीरीज में, स्पेशल ऑप्स और अच्छे खासे उन्होंने शोज वगैरह किए हैं। तो जब मीटिंग हुई प्लेटफॉर्म के साथ, तो उस तरफ तरुण कटियाल थे जो उस टाइम Z5 के हेड थे। तो इन दोनों का जो एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, बिकॉज शिवम ने बोला मुझे करण चाहिए एज ए क्रिएटिव, एंड करण चाहिए इन्वॉल्व इन मेकिंग दिस शो, सेटिंग अप दिस शो। तरुण चाहते तो ये बोल सकते थे कि इसने किया क्या है इससे पहले कि मैं इसको इतना बड़ा मौका दूं। जी का सबसे बड़ा शो था वो, सबसे बड़ा शो, मतलब पुनीत जी का खास शो था वो, मतलब पुनीत जी उनके ओनर हैं जी के। तो तरुण ने पंट लिया, और जब शिवम ने पंट लिया तो मेरी जिम्मेदारी 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई कि अब मुझे डिलीवर करना है। तो बहुत जुनून के साथ फिर उस पर मैं लगा, और जब लिखा, और ऑब्वियसली उसके कस्टोडियन बहुत सारे थे, प्रगति देशमुख थी, रोहित थे, बहुत सारे नाम तो थे जो जिन्होंने हैंड होल्ड किया मुझे व्हाइल आई वाज राइटिंग इट, एंड अप्रिशिएटेड मी फॉर व्हाट आई वाज डूइंग, एंड दे गिव मी क्रेडिट एज इन पर्सन। पर्दे पे जो क्रेडिट होता है वो अलग होता है, एक वो होता है जो आपको लोग आकर बोलते हैं कि यार हम सो प्राउड ऑफ यू कि तूने डिलीवर किया हमारे लिए शो। और वो शो यकीनन मतलब वन ऑफ द शोज था जहाँ जिसको क्रिटिकल अक्लेम एंड पब्लिक लव दोनों मिला। मतलब हम SW में गए और हमें सारे अवार्ड मिले, जिस कैटेगरी में हम नॉमिनेटेड थे उसमें सारे अवार्ड मिले। तो हमारे 2 बाकी राइटर फ्रेंड्स से बोले थे कि पक्का तूने खरीदा होगा बेटे और SW में ऐसा नहीं कर सकते आप, बाकी अवार्ड का मुझे पता नहीं, बट SW में सिर्फ आपके मेरिट पे आपको अवार्ड मिलता है। तो वो मजाक चल रहा था डिनर पे इलाहाबाद में कि बेटे पक्का खाना खिलाया होगा तूने, यहाँ पर कुछ तो पैसे खिलाए होंगे, कि सारे अवार्ड जीत गए, बट दे आल्सो सेड कि टू गिव यू क्रेडिट वी टोटली नो इट वाज टोटली वर्थ इट। कुछ कहना है कि आपने कहा कि मैंने उसके पहले कुछ नहीं किया था जी, और उन्होंने मुझ पे भरोसा किया जी। तो जब कोई आपके ऊपर भरोसा करता है ना जी, तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कि वो भरोसे को ना एक कंपैरिजन बना देते हैं कि किसी की बात नहीं लेना, कुछ ऐसा कर देना। अगर आप क्रिएटिव डिस्कशन कर रहे हो तो तुम उसमें बहुत अच्छे से डिस्कशन करो, पर जब कंपैरिजन आ जाती है ना तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती है। वो मुझे आप पे देखने मिला कि आपने अपने आप को कंपेयर नहीं किया, उल्टा आपने डिलीवर किया चीज़ों। करेक्ट। इट्स रियली वंडरफुल सर। थैंक यू सो मच। मैंने सुना है कि ऑडियो म्यूजिकल फिल्म छोटी छोटी बातें, उसके बारे में कुछ आप हमें समझाएंगे कि वो क्या आ रहा है और वो क्या चीज़ है? देखिए, उसके बाद जाने से पहले मैं आपको थोड़ा प्रीकर्सर देता हूँ कि वो किस चीज़ का पार्ट है। हाँ। तो मैंने एक म्यूजिक लेबल लॉन्च किया है, कॉल्ड क्रूनर रिकॉर्ड्स। क्रूनर मतलब सिंगर। हाँ। और उसमें मेरा एक पहला गाना आया है चुप्पी, जो आई थिंक गॉट कपल ऑफ आई थिंक 7-8 मिलियन। वो इसलिए है ना कि इंडियन जितने भी आर्टिस्ट मतलब जो सिंगर हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। बिल्कुल, आई नो अबाउट दिस। सो मेरा 2-3 चीज़ें थी क्रूनर रिकॉर्ड स्टार्ट करने के लिए। एक तो ये था कि हम एज अ लेबल, रिकॉर्ड लेबल, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप कितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। मेरा सिर्फ मापदंड ये है कि आपके पास ओरिजिनलिटी है, एक वॉइस है और जुनून है कुछ करने का। उसके बाद मेरे 20 साल की जर्नी रही है ना, तो मैं आपको जो मेरी तरफ से मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके ऊपर लाद दूंगा या आपको मदद कर दूंगा टू टेक यू टू म्यूजिकल स्टारडम। ये मेरा प्रोसेस रहेगा। हाँ। लेकिन मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया ये नहीं रह सकता कि अरे इसकी फॉलोइंग बढ़ी है तो उसको मौका दे दें। पहली बात। हाँ। मुझे ऐसा लगता है जो चल रहा है, जो बहुत सारी म्यूजिक कंपनीज करती हैं। दूसरी बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्रास रूट्स लेवल पे जाना चाहिए। हाँ। कि अगर कोई सिक्किम में कोई अच्छा गाता है या गाती है, या मणिपुर में कोई अच्छा गाता है गाती है, तो उनको ये प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए टू बिकम पॉप सिंगर्स। तो एक जरिया बनना चाहता हूँ फॉर पीपल टू फाइंड देयर वॉइस। दैट इज़ द फर्स्ट एंडेवर ऑफ क्रूनर रिकॉर्ड्स। सेकेंड इज जिसके बारे में मैंने अपनी किताब में बात की है, सो द टैगलाइन ऑफ द लेबल इज ट्यून्ड टू इंटेग्रिटी। अगर आपका 100 में से 50 बनता है, हाँ। तो आपको 50 मतलब 49 नहीं मिलना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देखिए मैं एक बहुत ही सादा आदमी हूँ। मैं आई एम ओके इन अ मर्सिडीज एज वेल एज इन एन ऑटो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम ओके इन अ 3 BHK, आई एम ओके इन अ बंगलो, आइदर विच वे इट इज़ ओके फॉर मी। बट अगर उसकी जो ईंट है ना, हाँ। वो किसी के पैसे को चुरा कर बनाई गई है तो घर नहीं चाहिए मुझे। वाओ, है ना? यस। तो वो हमारी एज अ होल टीम, वो हमारा एक जो मैंने जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा है, वो सब इस बात में बिलीव करते हैं। तो मेरे लिए बड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, बिकॉज मुझे पता है कि फिर हम एक ऑनेस्ट एक एंडेवर कर रहे हैं टू
create stars and also give them their due, Yes. which is how it ought to be. तो उसी के अंदर मेरा पहला सिंगल रिलीज हुआ है चुप्पी, जो YouTube पे भी है और मेरे इंस्टा करण ओबेरॉय ऑफिशियल के टैग में आपको मिल जाएगा. जी. It did beautiful numbers, अच्छा खासा numbers किए हैं उसने. Then मैंने एक दूसरा गाना किया, मेरी छोटी परी, which is yes, it's a lullaby about a father and a daughter. इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा बिफोर वी मूव टू छोटी छोटी बातें. मेरी छोटी परी का जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है लिखने का, वो ये है कि हम ना विमेन इमेंसिपेशन की बहुत बातें करते हैं, फेमिनिज्म की बहुत सारी बातें करते हैं और बोलते हैं कि तोड़ दो ये बेड़ियाँ, ये कर दो वो कर दो. लेकिन आपको एक बात बताऊँ जो बहुत इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो बच्चा 6 या 12 साल के बीच में जो सीखता है ना, वो उसकी ज़िंदगी की नींव बनता है. वो उसकी नींव होती है, जहाँ पर उसको जो भी बताया जाता है ना, उसकी नींव बन जाती है. तो अगर आप बच्ची को ये बताओगे सपनों का शहजादा आएगा घोड़े पे बैठ के, तो उसको लगेगा कि मेरा जो वजूद है वो इस आदमी से डिफाइन होगा. तो उसकी बेड़ियाँ आपने बांध दी हैं, तो 18 साल के बाद जो वो सीखे कि ये गलत है, तो उसके कुछ रिजिड प्रिंसिपल्स बैठ गए होंगे उसके मन में, तो फिर वो अपने को फ्री नहीं कर पाएगी. तो मुझे एक ऐसी ललाबाई लिखना चाहता था कि मैं 6 साल की उम्र की एक छोटी बच्ची को ये बता सकूं कि ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना, अपने असूलों के हिसाब से जीना, खुल के जीना, और कोई भी बेड़ियाँ तुझे बांधे ना कोई बंधन बांधे, और वो करना जिससे तुझे खुशी मिले, ताकि तेरा वजूद कोई आदमी डिफाइन ना करे. You know, हम 3 बहनें हैं. मेरे पापा, मेरी दादी थी ना, तो उनको हमेशा से ये था कि लड़का होना चाहिए. ऐसे जी. तो पापा हम लोग को ना ऐसे करते थे कि बड़ी दीदी ने अपना रास्ता चुन लिया था, और फिर भी जब वो छोटी थी 17-18 साल की, उनको नहीं लेने दी थी दीक्षा. करेक्ट. 21 ईयर्स हुए ना, तब उनको बोला कि अब तू तेरे डिसीजन ले सकती है. करेक्ट. तो तू अब सोच तुझे क्या करना है. करेक्ट. मैं बड़ी हुई एंड कुछ ऐसा हुआ कि हमारी पूरी ज़िंदगी बदल गई. मतलब एक कहते हैं ना कि आप एक अच्छे घर में रहते हो, कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, तुम एकदम ग्राउंड लेवल पे आ जाते हो. यू हैव टू मैनेज योर हाउस ऑल्सो, एवरीथिंग. तो दैट टाइम मुझे ना मेरे पापा की वो बातें याद आती थी. हमें ना, जब मैं पापा के ऑफिस में काम करती थी, तो सुबह जाना, पापा ने मुझे ना इतना बड़ा ऑफिस, मुझे ना क्लर्क के साथ एकदम नीचे की साइड वहाँ पे एक छोटी सी जगह दे दी कि तू मेरी बेटी है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सीधा कैबिन में जाएगी. राइट. और मुझे कहते थे कि खुद की पहचान बनाने के लिए तुम्हें खुद को स्ट्रगल करना है. और मुझे मैंने बुरा लगता था कि दूसरों के फादर देखो कितना अपनी बेटी को परी के जैसे रखते हैं. एंड माय फादर इज नो, तुझे अगर अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करना है, छोटी से बड़ी चीज़, तुझे हर चीज़ आनी चाहिए. और मेरे पापा ना, मैं अभी भी कभी कभी ऐसा बोलता ना कि खुद करना है. हाँ पापा यार, आप ऐसे क्यों कर रहे हो. Hats off to your father then. वो मुझे हर एक चीज़ में, एक्चुअली मुझे आपकी बात और आपके ये वो सुन के ना मुझे एकदम ही भाव हुआ कि पापा मुझे यही सिखाना चाहते थे कि तुम्हें खुद करना है और इतना भरोसा रखना है कि तुम जो करोगे, अगर गलत भी करोगी तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिल्कुल. No, great father. I mean, hats off to your father. I wish every father in this country takes a lesson and a leaf out of your book, and hopefully also listens to the Lori and plays it to their child. मैं पापा को 100% सिखाऊंगी. तो so that's me as a poet, कि जो मैं फील करता हूँ किसी भी चीज़ के बारे में, उसके बारे में मैं गाना बना देता हूँ या कहानी लिख देता हूँ. तो छोटी छोटी बातें जो हैं वो ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें हैं बेसिकली, जिनके बारे में हम मतलब जिसके बारे में हम जानते हैं, बट उसके बारे में हम लिखते हैं या बात नहीं करते. तो उसमें बेसिकली लव स्टोरी है. एंड लव स्टोरी इस तरह से है कि जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जैसे अगर एक कपल जो है वो एक घर खरीदता है, तो घर बनाने की जो प्रतिक्रिया होती है, जैसे उसमें एक लाइन है कि ऐसा होगा वैसा होगा अपना घर, जिक्र करें और फिक्र करें मैं और मेरे हमसफ़र. एंड देन ही सेज कि दीवारों के रंग से लेकर कैसे होंगे फर्नीचर, छोटे छोटे झगड़े होंगे छोटी छोटी बातों पर. यू नो, पहले लड़ाई को सुलझाने जब आऊँगा तुमको मनाने, तो ये झगड़ा तो भूल ही जाओ, निकलेंगे सब शिकवे पुराने. और फेंक के जब कुछ मारोगी मुझको, तो बचते बचते बात कहूँगा, दीवारों का रंग हो जो भी, मैं बस तुम्हारे साथ रहूँगा. तो ये ज़िंदगी की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके अंदर है. लेकिन उसकी खास बात क्या है, वो एक फिल्म है और एक ऑडियो फिल्म है. अब ऑडियो फिल्म में वो स्पेशल बाइनोरियल फिल्म है. फ़र्क क्या है कि जब आप सिनेमा देखते हैं, तो जब मैं अगर डायरेक्टर हूँ, तो आप सिनेमा वो एक्सपीरियंस करेंगे जो मेरा विजन है, जो मैंने आपको बताया. क्या देखिए, यहाँ से लड़की जा रही थी, पीछे ट्रेन गुजर रही थी, फिर हवा चल रही थी, फिर उसने एक रंग की साड़ी पहनी हुई थी. स्पेशल बाइनोरियल में क्या होता है ऑडियो फिल्म में, कि फिल्म का पूरा एक्सपीरियंस आप लेते हैं, बट इट्स कॉल्ड द थिएटर ऑफ द माइंड.
तो बाइनोरियल स्पेशल में जब आप गाना सुनते हैं तो सारा का सारा मूवमेंट जो होता है कि वो लड़की दूर जा रही है, पास आ रही है, फिर इधर से उधर गई, वो सारा एक्सपीरियंस आपको मिलता है आंखें बंद करके, लेकिन जो फिल्म बनती है वो आपके विजुअल से बनती है, आपके दिमाग में. राइट. So you experience the entire feeling of sitting in a theater and seeing the whole film pan out in your head. So अगर कोई आपसे बात करता है और दूर जा रहा है तो आप आंख बंद करोगे तो आपको दूर जाता हुआ दिखेगा. और वो उसके अंदर बहुत सारी लेयरिंग होती है, यू नो, हर चीज़, जैसे म्यूजिक, फुटस्टेप, बारिश की आवाज़, पंखे की आवाज़, तो एक लिव्ड एक्सपीरियंस बन जाता है. लेकिन फिल्म आप ही की चल रही है, कहानी मैं बता रहा हूँ, लेकिन विजुअल आपका है. वाओ. So it's the first of its kind in India. And I'm hoping to release this year through Krona Records. Oh wow! Yeah. Sir, actually we are excited कि ऐसा कुछ हमें देखने मिले. जी. तो जल्दी आ जाएगा, इस साल आ जाएगा through Krona Records. हम आपकी जो एक्टिंग जर्नी है उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं. जैसे कोई नहीं, स्वाभिमान, साया, और आपने वर्टिकल जो भी सीरीज की है उसके बारे में कुछ बताइए. हाँ, मेरी जर्नी जो टेलीविजन में रही वो आई थिंक मैं Jassi was the big hit and that Saya was also very well received, Swabhiman was well received, but मैं थोड़ा मनमोजी किस्म का इंसान हूँ. तो और मेरे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ भी करूँ तो जुनून के साथ करूँ या तो नहीं करूँ. और किसी चीज़ के साथ मैं इत्तेफाक नहीं रखता तो ना उस इंसान से जुड़ता हूँ मैं, ना उस क्रिएटिव प्रोसेस से जुड़ता हूँ मैं. बिकॉज मुझे कोई भी चीज़ इसलिए नहीं करनी कि बस सिर्फ पैसे कमा लें, कि मेरा रुझान नहीं है. बिकॉज मेरी नीड्स बड़ी सिंपल हैं. तो जब टेलीविज़न का स्तर बदतर होने का लगा और नीचे गिरने लगा, राइटिंग ख़राब हो गई और पता नहीं क्या अजीबोगरीब किस्म के वो बनने लगे, तो मुझे याद है कि आपने ये मुखबिर के लिए भी अराउंड 3 years 3 साल लिए थे लिखने के लिए और बनाने के लिए. सो इनफ यू विल गेट. हाँ, मतलब इनफ 3 साल तक आप एक वेब सीरीज लिख रहे थे. जी. तो पैसे के मामले में भले कुछ ना हो, जैसे मैंने कहा ना कि मेरी जब आपकी नीड छोटी होती है ना, तो फिर क्या होता है, आप किसी चीज़ को इसलिए नहीं करते बिकॉज आपको करना है. आप इसलिए करते हैं बिकॉज आप करना चाहते हैं. तो बड़ा आसान हो जाता है. तो मेरे लिए टेलीविजन से सबैटिकल लेना, ये बोल के कि मैं इस नैरेटिव से इत्तेफाक नहीं रखता, और जो करते हैं उनको मुबारक हो. जो बना रहे हैं वो खुश हैं, जो एक्टिंग कर रहे हैं वो खुश हैं, जिन्होंने अपनी कोठियाँ बना ली वो भी खुश रहे. गॉड ब्लेस एवरीबॉडी. लेकिन मैं ये नहीं कर सकता. मैं जब साया देखता था या जस्सी देखता था तो मैंने घर पे जाकर वो लगा के देखता था कि यार आई एम सो प्राउड ऑफ दिस, ये मैंने किया है. एक्टिंग में आई यूज्ड टू से कि यार ये अच्छा काम किया है यहाँ पे. तो अच्छा काम था वो. जब काम बुरा हो जाए और आप सिर्फ अपना पर डे लेने के लिए आप शूटिंग कर रहे हैं, तो ये मेरे जहन में बैठता नहीं है. तो इससे बहुत सारा काम मेरा छूट भी जाता है. और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार एरोगेंट आदमी है. इसमें एरोगेंस नहीं है. इसमें जस्ट एक नीड है टू सेशिएट माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट, कि यार मैं क्यों अपना गला घोटूँ या अपनी क्रिएटिविटी का गला घोटूँ. तो वो दिक्कत थी कि मैं टेलीविज़न नहीं कर रहा था. फिर और मुझे जब भी कोई कॉल करता है ना, तो मुझे इस बात से भी कोफ्त होती है कि मुझे ये पूछते हैं कि सर आपकी डेट्स फ्री हैं. बोला हाँ सर, मैं पूरे 365 दिन आपको देने को तैयार हूँ. स्टोरी क्या है, किरदार क्या है, कैरेक्टर क्या है, ये तो बताएं. पहले यहाँ सर कितना पैसा लेंगे आप. मतलब सर पैसे की बात तो होती रहेगी, कहानी बता दीजिए पहले. तो वो इट्स अ क्लासिक केस आई ऑलवेज से ऑफ पुटिंग अ कार्ट इन फ्रंट ऑफ द हॉर्स. Doesn't quite fly. It would be very cognizant of the fact that this is not how it would function, at least for me. So people stopped calling me or stopped considering me, saying that he doesn't want to act. That's none of the reason. तब फिर एक वर्टिकल सीरीज का मुझे फ़ोन आया. एक संजय उपाध्याय हैं जो साया के डायरेक्टर हैं. वो तो उन पर मेरा बहुत भरोसा है, बिकॉज बहुत अच्छा काम किया अपनी लाइफ में उन्होंने. तो मुझे बोले कि कहानी आई है. तो बोला अरे सर कहानी है. बोले कैसी है कहानी. तो बोले बड़ी अच्छी कहानी है, तू पढ़ ले. उनको पता था मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ने वाला आदमी हूँ. नरेशन नहीं सुनता, मैं पढ़ता हूँ. कुछ 200-250 पेज थे वो. बोले मैं भेज रहा हूँ तुझे, तू पढ़ ले. और तो डिसाइड ये वर्टिकल है, और वर्टिकल में बहुत बुरा काम हो रहा है आज की तारीख में. टेलीविजन से बदतर काम हो रहा है वर्टिकल में. कुछ भी कर रहे हैं लोग कि बस वर्टिकल चल रहा है तो वर्टिकल चला रहा है. कहानी चलती है, किरदार चलते हैं, अच्छी एक्टिंग चलती है, अच्छे नैरेटिव चलते हैं, वर्टिकल नहीं चलते. तो मैंने कहानी पढ़ी और मैंने बोला सर करना है मुझे ये. इतनी प्यारी कहानी है. शाबिया वालिया हैं जो टेलीविजन की एक नोन राइटर हैं. उन्होंने आई थिंक वो पुष्पा भी लिखती हैं और ऐसे बहुत सारे ऐसे शोज लिखे हैं उन्होंने. मेरे घर में टेलीविजन नहीं है तो मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि उन्होंने अच्छा काम किया है. तो मैंने कहानी पढ़ी है. बोला सर ये तो मुझे करनी है. और बोले पैसे तो ज़्यादा नहीं है. तो बोला मैंने मांगे आपसे, कहानी अच्छी लगी, डेट्स बताइए. दैट्स हाउ आई एंडेड अप डूइंग इट. और मेरा हमेशा से ऐसे ही रहा है कि आप डोंट गेट कॉट अप बाय, बिकॉज इट गिव्स मी जॉय टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग. देन फिर मैंने उनको दूसरी कंडीशन रखी. बोले कि 3 दिन में
90 मिनट शूट करना है, ऑलमोस्ट लाइक अ फिल्म। हाँ, तो बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं है, तैयारी लेकिन पूरी करूँगा। हाँ, तो बोले क्या करेगा? तो बोला सर मैं आई ट्रीट इट लाइक अ प्ले, मैं 1.5 महीने रिहर्सल करूँगा ओके, ताकि सेट पे आकर मेरी एक भी लाइन में फंबल ना हो, या एक जगह पे मैं ऐसा ना हो कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं वेट कर रहा हूँ कि बताओ क्या लाइनें बोलनी है, हाँ, वो नहीं होगा। एंड शाबिया ऑल्सो लव्ड इट, इसे यार मुझे ऐसे एक्टर के साथ काम करना है yes, जो पूरी तरह से अपने आप को, एंड आई ऑल्सो कम फ्रॉम इंग्लिश थिएटर, सो आई हैव डन प्लेज, oh, सो आई कम फ्रॉम अ माइंडसेट ऑफ प्रेपरेशन। preparation, वो हमने किया एंड शूट किया, तो अभी मैंने एडिट देखा, ठीक ठाक ही निकल के आया है, बिकॉज तैयारी के साथ गए थे। सो इट्स नॉट द मीडियम दैट आई हैव अ प्रॉब्लम विद, इट्स द अप्रोच टू द मीडियम दैट आई हैव अ प्रॉब्लम विद, बिकॉज इफ दे डू इट इन द वेस्ट, हॉलीवुड के टेम्पलेट्स हमें कॉपी नहीं करने हैं। उन्होंने ये बनाई तो हम उसका टेम्पलेट कॉपी कर लिए। हाँ, अब आप सोचिए, हम उन्होंने बनाया मास्टर्स ऑफ द गैलेक्सी या एवेंजर्स, और उसको एवेंजर्स यूनिवर्स बनाया तो हमने स्त्री यूनिवर्स बना दिया। So I have a huge problem with templatization of any medium. Don't templatize it. Tell your original story. इतनी कहानियां हैं हमारे पास यार। ऋषिकेश मुखर्जी के पास कहानी नहीं थी क्या? 4 पात्रों में पूरी कहानी निकल जाती थी और एंटरटेन भी करती थी। कहानियां हमारी बहुत, और हम वी आर लैंड ऑफ टेल्स। बाइबल में सरमन दिया जाता है, बाकी लैंग्वेज आपको बताया जाता है, और हमने उसी जो रिलीजियस कोट को हमने कहानी के तौर बताया है। हाँ, यू नो, एक बहुत ब्यूटीफुल सीख जो, तो वी आर कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स। यू नो, अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो कितनी प्यारी कहानी में इतनी बड़ी सीख है, रिलीजियस सीख एक कहानी के जरिए। तो कहानियों की तो धरोहर है हमारे पास, और फिर भी हम रिलाई कर रहे हैं कि वेस्ट हमें टेम्पलेट देगा। सो आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। So whether it's vertical, horizontal, film, television, I don't have a problem. I want to act. And please, everybody who's casting, I want to act. But let's be genuine and honest about what we want to do. right. That is my take in life. सर अभी आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। वी आर वेरी एक्साइटेड कि क्या होगा। So I have my next book coming out. Oh. Yes, yeah, it is in the next, I think 1 month or so. Okay. That's my next book. My next 5 books are written. They will follow after that. Wow. And that is one thing. Second, of course, there's a lot of music. Bando Boys का music है, मेरा खुद का music है. I have a song coming out, I think on the 15th, called उसके चेहरे, which talks about कि your face reminds me of the morning sun, when the lights of the sun basically create a beautiful landscape of varied colors, and your face reminds me of that. There is a song called आईने से, which talks about कि जब तुम आईने के सामने तैयार होती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो, और मुझे देख के यकीन नहीं होता कि तुम मेरी लाइफ में हो। बेसिकली मुझे अपने गानों के जरिए सोल एंड रोमांस पे फोकस करना है। मुझे लगता है उसकी बड़ी कमी है आज की लाइफ में। एवरीवनस रनिंग सो फास्ट, और आई वांट टू जस्ट स्लो दैट डाउन एंड से कि रोमांस इज द स्पार्कल डस्ट ऑफ लाइफ। Yes. वो बहुत ज़रूरी है सबकी ज़िंदगी में। बिल्कुल। तो वो उस तरह के गाने हैं मेरे आने वाले हैं। फिर मैं एक फिल्म डायरेक्ट करने वाला हूँ जो मेरी ही किताब के ऊपर है। इट्स कॉल्ड टेयर्स ऑफ द मॉनसून, एंड इट्स अ लव स्टोरी, म्यूजिकल लव स्टोरी। तो उसकी भी लिखाई चल रही है, एंड दैट इज होपफुली दिस ईयर आई विल स्टार्ट डायरेक्टिंग दैट। सर आप राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, और हाँ, और एक बात, आप 15 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, जी, राइट? जी, जी। ये मैं कैसे भूल गई। ये मुझे पूछना ही था कि मुझे एक इंस्ट्रूमेंट सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाए, लेकिन आप 15 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हो। जी। तो वो आपने कहाँ से सीखा? बचपन में पापा मम्मी से। तो पापा बजाते थे ना मेरे इंस्ट्रूमेंट्स, तो उनसे जो परवरिश उनसे जो वो मिली, क्या बोलते हैं, व्हाट इज राइट वर्ड, लेगेसी। तो दिस इज माय डैड्स लेगेसी बेसिकली, बिकॉज वी वर टॉट इन द हाउस. Music was a very strong culture. So a lot of instruments I picked up directly from my dad. A lot of songs that I never heard earlier, I just heard from my dad for the first time. And that's how, that part of creativity came from my parents. और मैंने ये भी सुना है कि आप गजल बहुत अच्छी गाते हैं। जी, गाता अच्छा तो ऑडियंस बताएगी मुझे। सर तो एक गजल या कुछ भी एक हमारे लिए प्लीज। नहीं तो मैं आपके लिए ना वो गाता हूँ जो अभी हाल फिलहाल में मैंने वो चुप्पी जो मैंने आपको बता रहा था कि, और उसका रीज़न भी आपको बताऊंगा कि वो क्या है। तो गिटार होता तो ज़्यादा आसान हो जाता, बट ठीक है, आई जस्ट सिंग इट फॉर यू। बैठ यहाँ कुछ मत बोल, तेरी चुप्पी भी है अनमोल। जब दुनिया के शोर से थक जाता हूँ, तेरे सिराने बैठ सब भूल जाता हूँ।
तेरा स्पर्श भुला देता है दुनिया के डर, जहाँ सिर्फ प्यार और सुकून मिले तो ऐसा है घर, महफूज रहूं यहाँ पे सारी दुनिया जहाँ से दहलीज पे छोड़ आऊं सारे डर, तो ऐसा है घर, सारे डर, तो ऐसा है घर। वाओ सर, अमेजिंग। सो हम ये जल्दी सुनने वाले हैं। नहीं, ये आ चुका है, चुप्पी आ चुका है, जो मैंने चुप्पी, बताया कि ये इसके सिर्फ नंबर्स। चुप्पी जो हाँ, आए। करण ओबराय ऑफिशियल या करण ओबराय ऑफिशियल, या फिर आप यूट्यूब में जाकर क्रूनर रिकॉर्ड्स या चुप्पी करण ओबराय मेरा नाम टाइप करेंगे, गाना चुप्पी बिल्कुल, करके। मैं आज ही सुनूंगी सर, बहुत अमेजिंग है सर। ये चुप्पी गाना जो है वो एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल है और ये रोमांस से भरा हुआ है। राइट। तो मैं जानना चाहती हूँ आपके लिए लव का मतलब क्या है? Unconditional acceptance without wanting to change the other person and letting them thrive and being nurtured in their personality, however they are. So true love is in spite of. अब in spite of के आगे आप दुनिया भर दीजिए and still find acceptance for whoever you are. So I think that is for me is the feeling of love and the little things of life. जैसे चुप्पी में भी मैंने एक बात कही है कि जब इतनी सारी आवाज़ें होती हैं ना, जैसे ट्रोलिंग हो रही है, ओपिनियंस हो रही है, प्रेजुडिस हो रही है, गाली गलौज हो रही है, तो जो इंसान आपको ये फीलिंग दिला दे कि बाहर की नॉइज़ ख़त्म हो गई है, घर का मतलब यही होता है ना कि घर की दहलीज में आते ही आप सुकून फील करते हैं। तो वो इंसान जो आपको बटरफ्लाइज इन द स्टमक इज नॉट इम्पोर्टेंट, सुकून इन योर हार्ट इज वेयर इट मैटर्स। सो चुप्पी इज दैट पर्टिकुलर सॉन्ग कि बाहर की आवाज़ें तेरे साथ बैठते भूल जाती हैं और ऐसे लगता है कि ये मेरा घर है। हाँ, दैट फीलिंग, सो दैट इज लव। सो आपकी लाइफ में कोई ऐसा लव आपको मिला है अभी तक? बहुत बार मिला है। आई थिंक इट बी, मतलब मैं बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी उन लोगों के साथ जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, जिनको मैं एक्नॉलेज ना करूं, बट वो लिस्ट बड़ी लंबी है। एंड स्टार्टिंग विद माई पेरेंट्स, मेरी हर किताब की ओपनिंग में ये लिखा होता है कि थैंक यू फॉर द परफेक्ट चाइल्डहुड, आई एम द सम टोटल ऑफ योर एग्जिस्टेंस विच इज़ वॉट आई सेलिब्रेट एवरी डे। वाओ, कि जो आपके कण मेरे अंदर है हाँ, उनको मैं रोज़ सेलिब्रेट करता हूँ कि यार ये मेरे को, मैंने क्या कॉम्पिटिशन, मैंने इसमें क्या कंट्रीब्यूट किया है। आई वाज सो ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन दिस, आई वाज सो ब्लेस्ड टू बी बॉर्न विद दिस फैमिली विद माय पेरेंट्स। सो आई एब्सोल्युटली अडोर एंड लव माय पेरेंट्स। और उन्होंने मेरी बड़ी अच्छी परवरिश की है इन टर्म्स की, बहुत नाजों से पाला है और अभी भी पालते हैं, you know. So I feel very blessed, which is why whenever I talk about love I get so overwhelmed. और मैं जब स्पेशली स्टूडेंट्स के यहाँ पर जाकर लेक्चर देने जाता हूँ तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ। मैंने गाना भी लिखा है कॉल्ड परवरिश, जो आई थिंक 8 मार्च को आएगा, which celebrates parenthood. ओह वाओ, उसके ऊपर आपने गाना लिखा है? मैं हर मौजू पे गाना लिखता हूँ। परवरिश पे लिखता हूँ, बेड़ियों पे लिखता हूँ, एजुकेशन पे लिखता हूँ, रिलीजन पे लिखता हूँ। सर आपके जितना तो नहीं, लेकिन मैं ना एक पोएम्स लिखने का शौक रखती हूँ। जी। और ऐसे तो अभी मेरे मेंटोर है, जो मेरे सर है राजेश जोशी, उनके साथ मैं राइटिंग करती हूँ। मेरे गुरु हैं, उनके पास से मैंने जो स्टाइल सीखा है, जो चीज़ें सीखी है ना, मुझे आज बहुत काम आ रही है। लेकिन जब मैंने पोएम लिखी और उनको सुनाई तो उन्होंने मेरे सामने देखा कि, मैंने कहा सर मैंने ये लिखा, तो सर ने मुझे कहा कि अरे बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है। मैंने कहा सर ये अच्छा है, मुझे पता नहीं था कि पोएम्स कैसे लिखी जाती है। बस मुझे दिल में जो आया मैं लिखती गई और आज मैंने अराउंड 200 जितनी पोएम्स लिखी है। और सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मैं पोएम नहीं लिख सकता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ, पर तू लिख रही है, तेरे इसमें जा। तो मुझे वो हमेशा पुश करते हैं। फिर मैंने सर को बोला कि मुझे नहीं पता कि वो स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता है, डायलॉग्स कैसे लिखे जाते हैं, बस लिखना है। तो आई स्टार्टेड नॉवेल, एक ब्यूटीफुल सपना या हकीकत, इस नाम से मैंने स्टार्ट की है। अभी मैं कुछ 12th चैप्टर पहुंची हूँ एंड आई ट्राइड कि एक लव स्टोरी है जो थ्रिलर भी है और बहुत लविंग स्टोरी भी है। सो आई एम ट्राइंग। वेरी गुड। ट्राइंग करेंगे तो द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद द फर्स्ट, नो? वेरी ओल्ड कोट. And that's where magic happens, when you want to do things with passion and love. Yes. Magic will happen. That's a mathematical certainty. Yes, that's what sir. we need to focus on.
you know. सर आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। Thank you. पर जाने से पहले हम एक छोटा सा क्विक क्वेश्चन राउंड खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा फन भी हम हाँ करते एब्सोल्युटली हैं। एब्सोल्युटली, वरना लगेगा कि प्रीचर को बुलाया नहीं नहीं, हमें आज इतनी सारी चीज़ें जानने मिली आपके बारे में और बहुत सारी लाइफ लेसन्स भी मिले हैं। Thank you. लेकिन थोड़ी सी हंसी मजाक भी कर लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर देना है जल्दी जल्दी। हाँ, जी। तो बैंड ऑफ बॉयज या सोलो आर्टिस्ट? बैंड ऑफ बॉयज। पॉप स्टार या परफॉर्मर? परफॉर्मर। स्टेज या स्टूडियो? स्टेज। म्यूजिक या एक्टिंग? म्यूजिक। म्यूजिक। सोशल मीडिया ज़रूरत या मजबूरी? मजबूरी। ओह, वन हैबिट जिस पे आप प्राउड फील न करते हो? बीइंग ए सोशल, मैं पार्टीज वगैरह में नहीं जाता हूँ। ओह, पर वो तो अच्छी बात है। नहीं, कई बार अच्छा नहीं भी होता बिकॉज मैं बहुत ही अलूफ रहता हूँ और बहुत एक छोटा सा सर्कल है, सो मे नॉट बी वेरी गुड फॉर करियर और अदरवाइज। आप अपनी लाइफ को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो वो क्या होगी? पैशन। ओह माय गॉड, अमेजिंग। टी या कॉफी? टी। अमेजिंग सर, अमेजिंग आंसर्स। तो इसके लिए आपको मिलता है एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर, Right. कॉफ़ी एंड बार का, जो कांदीवली ठाकुर विलेज में लोकेटेड है। बहुत अच्छी कॉफ़ी, कुकीज़, पेस्ट्रीज सब कुछ मिलता है। Right. तो ये स्पॉटलेस की तरफ से थैंक यू सो मच। एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच। सर आपके साथ बात करके सच में लाइफ की बहुत सारी चीज़ें, जो एटलीस्ट मेरी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई और बहुत सारी चीज़ें जानने मिली कि लाइफ को पैशन के साथ जीना चाहिए। अब जिस चीज़ में खुशी मिले वैसे रहना चाहिए। Right. थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन देवांगी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच।